अगर आप 90s में पले बढ़े हैं और कराची या फिर कराची के अलावा सिंध के किसी दूसरे शहर से बिलोंग करते हैं तो आपने ज़रूर अल्ताफ़ हुसैन का राइज़ एंड फॉल देखा होगा। लेकिन अगर नहीं देखा तो आज भी आपको कराची में चाय के होटल्स पर कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अल्ताफ़ हुसैन और MQM को डिस्कस करते हुए दिखाई और सुनाई देंगे। जब कराची में सूरज ढलने से पहले ही रात हो जाया करती थी, अल्ताफ़ भाई की सिर्फ एक कॉल पूरे कराची को सकते में डाल देती थी। अल्ताफ़ भाई कहते कराची बंद तो पूरा कराची 2 घंटे में बंद हो जाया करता था। वो बोरी बंद लाशें, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, टारगेट किलिंग्स और एथनिक वॉर्स, सिंधी वर्सेस मुहाजिर लड़ाइयाँ, मुहाजिर वर्सेस पंजाबी और पठान लड़ाइयाँ, हर जगह डर का राज था। और इस सारे डर के माहौल में सिर्फ एक नाम गूंजा करता था, वो था अल्ताफ़ भाई। अल्ताफ़ हुसैन मुहाजिर कम्युनिटी के डेमीगॉड कैसे बने? वो हीरो थे या फिर विलन? मुहाजिर कौमी मूवमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कैसे बनी? अल्ताफ़ हुसैन ने आर्मी क्यों छोड़ दी? वो जो सिर्फ एक कॉल से पूरे कराची को पैरालाइज कर देता था, जिसका नाम लेने तक किसी में हिम्मत नहीं थी, जिसकी इतनी दहशत थी कि उसके दीवारों पर लगे पोस्टर कोई फाड़ नहीं सकता था, आज पाकिस्तान में उसका नाम लेना, उसकी स्पीचेस चलाना, उसकी फ़ोटो दिखाना तक बैन है। आज वो मीम कल्चर का हिस्सा बन चुका है। अल्ताफ़ हुसैन के साथ ऐसा क्या हुआ, उसका राइज एंड फॉल क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुझे पाकिस्तान का दुश्मन साबित किया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने इन बड़े जागीरदारों, बड़े बड़े जर्नैलों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंगें बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया। अल्ताफ़ हुसैन का राइज एंड फॉल समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप ये समझें कि उन वक्तों में कराची, जो कि सिंध और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर क्या हालात थे और अल्ताफ़ हुसैन को अल्ताफ़ भाई बनने के लिए किस चीज़ ने ट्रिगर किया। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तो 30 लाख लोग इंडिया से पाकिस्तान के शहर कराची में आकर मुकीम हुए। जो उर्दू स्पीकिंग थे उन्हें फिर मुहाजिरीन कहा गया। इन्हीं मुहाजिरीन में अल्ताफ़ हुसैन साहब की फैमिली भी थी, जो आगरे से चले थे और कराची में आकर बसे। 30 लाख लोगों की इस हिजरत से रिजल्ट ये निकला कि कराची की पॉपुलेशन एट वंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जो चीज़ आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी वो इन 30 लाख मुहाजिरीन का बैकग्राउंड था। ये ब्रिटिश इंडिया में बिजनेसेस और गवर्नमेंट जॉब्स में सर्व करके आ रहे थे। इनके पास एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दोनों थे। इनके अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो मोर देन 70% मुहाजिरीन लिटरेट थे, लिखना पढ़ना जानते थे। और यहाँ के लोकल सिंधीज़ की बात करें तो सिर्फ 10% ही सिंधीज़ लिटरेट थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। शायद यही वजह थी कि ब्यूरोक्रेसी में मुहाजिरीन की पार्टिसिपेशन 33% हो गई, जबकि उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी पार्टिसिपेशन सिर्फ 8% होनी चाहिए थी। हालांकि मुहाजिरीन की पॉपुलेशन यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ से बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन उनके पास लिटरेसी रेट और एक्सपोजर होने की वजह से गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उन्हीं के पास थी। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी एक मुहाजिर ही थे और पाकिस्तान के जो बिगेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे उन्हें भी मुहाजिर ही कंट्रोल करते थे। लेकिन 1970s में ये सब कुछ बदलने लगा, एक शिफ्ट आने लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें सब कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका कोटा रखा गया। मुहाजिर कम्युनिटीज़ इस नए सिस्टम की वजह से नाराज़ हो गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर आया। जनरल ज़िया-उल हक़ ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी को और ज़्यादा एक्सटेंड किया, उसे एक नए लेवल पर ले गए। 1980s में सोवियत अफगान वॉर के चलते जनरल ज़िया-उल हक़ ने 20 लाख अफगान पठानों को और पंजाब से पंजाबियों को लाकर कराची में ठहराया, जिससे मुहाजिर कम्युनिटी और ज़्यादा भड़क उठी। उन्होंने कहा, एक तो हमें पहले ही राइट्स नहीं दिए जा रहे, ऊपर से इनको भी आप कराची में मुकीम कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो एक माइनॉरिटी ग्रुप बन के रह जाएंगे। मुहाजिरों की इन्हीं प्रॉब्लम से डील करने के लिए मुहाजिर कौमी मूवमेंट यानी MQM वजूद में आई, जिसके फाउंडिंग फादर अल्ताफ़ हुसैन साहब ही थे। अगर अल्ताफ़ हुसैन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पार्टीशन से पहले उनकी फैमिली इंडिया में आगरा में रहा करती थी। उनके फादर नज़ीर अहमद रेलवे में ऑफिसर थे और उनके ग्रांड फादर आगरा के ग्रांड मुफ्ती थे। पार्टीशन के बाद वो कराची आ गए और 6 साल बाद 1953 में अल्ताफ़ हुसैन पैदा हुए। 1970 में जब अल्ताफ़ हुसैन 18 साल का हुआ तो उसने नेशनल कैडेट स्कीम के जरिए टेम्पररी बेसिस पर आर्मी ज्वाइन कर ली। अल्ताफ़ हुसैन की अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फ़ौज में ट्रेनिंग के दौरान कराची वालों से तासुब बरता जाता था, खास करके मुहाजिरीन से। उनके ज़्यादा चाय पीने पर और टाइट कपड़े पहनने पर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन इस बात का कोई और गवाह नहीं है, ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन ही कोट करते हैं। 1971 की जंग के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने परमानेंटली आर्मी को ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम तो मुहाजिर हो, इंडिया से आए हो, तुम आर्मी में इनरोल नहीं हो सकते। लेकिन इसी रिजेक्शन ने अल्ताफ़ हुसैन के दिल में एक्टिविज्म का बीज बो दिया। लेकिन अब साथ ही यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब आर्मी में कराची वालों और मुहाजिरों के अगेंस्ट तासुब पाया जाता था, ऐसे इंस्टीट्यूट का पार्ट अल्ताफ़ हुसैन फिर क्यों बनना चाहते थे?
अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही दे सकते हैं। बहरहाल 1975 में अल्ताफ हुसैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले ली। उन दिनों यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की यूनियन और फेडरेशन का दौर था। सिंधी, बलोची, पठान, पश्तून सब लोगों की अलग अलग यूनियंस और फेडरेशंस हुआ करती थी, लेकिन महाजिर कम्युनिटी की कोई फेडरेशन नहीं थी। जब महाजिरों पर एथनिसिटी की बेसिस पर जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती गई तो अल्ताफ हुसैन ने 1978 में अपने दोस्तों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन और एक फेडरेशन की बुनियाद रखी, जिसे APMSO यानी ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। जल्द ही APMSO यूनिवर्सिटी गेट्स के बाहर भी महाजिर लोगों की आवाज़ बनने लगी, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया। जनरल ज़ियाउल हक ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ही ख़त्म कर दिया, तो अल्ताफ हुसैन ने APMSO को एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल दिया और उसका नाम बदलकर महाजिर कौमी मूवमेंट यानी MQM रखा। MQM की शक्ल में महाजिर कम्युनिटी को एक नई आइडेंटिटी मिल गई और MQM एज अ पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन MQM का राइज इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और जमात इस्लामी बहुत मजबूत थी और ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि वहाँ पर नागिट गैंग्स का भी राज था। तो आने वाले वक्तों में अल्ताफ हुसैन से अल्ताफ भाई बनने जा रहा था। 1979 में रशिया और अफगानिस्तान की जंग छिड़ गई, जिसके बाद लाखों अफगान पठान कराची में आकर सेटल होना शुरू हो गए। उन्होंने जल्द ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर मोनोपोली कायम कर ली और ज़्यादातर बसेस फिर पठान ही चलाया करते थे, जो इस बात पर रेस लगाया करते थे कि कौन ज़्यादा लोग उठा सकता है। फिर वो तेज़ चलाया करते थे और अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते थे। अभी MQM को APMSO से MQM बने मुश्किल से एक साल ही हुआ था कि 15 अप्रैल 1985 को एक पठान बस ड्राइवर ने बुशरा जैदी नामी एक तलबा को मिनी बस से कुचल दिया। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि उस बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए। वो एहतजाज जल्द ही वायलेंट हो गए। वो बस ड्राइवर तो गिरफ्तार ना हो सका, लेकिन महाजिर वर्सेस पठान दंगे होना शुरू हो गए। लॉरेंट गेयर अपनी बुक कराची ऑर्डर, डिसऑर्डर एंड स्ट्रगल फॉर सिटी में लिखता है कि उस टाइम पीरियड पर MQM ने अपने वर्कर को AK-47 से लेस करना शुरू कर दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कराची में क्लैशनकोव और AK-47 की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दोनों कौमें पठान और मुहाजिर अब एक दूसरे पर प्लानिंग करके अटैक किया करती थीं। 60 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। आर्मी ने कराची और हैदराबाद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कर्फ्यू के हटते ही 8 अगस्त 1986 को MQM ने अपना पहला अवामी पावर शो जलसा किया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। अल्ताफ हुसैन ने भी अपने जोश खिताबत दिखाए। तकरीर के दौरान बारिश हो गई, लेकिन सुनने वालों के जोश जज्बे में ज़रा भी कमी नहीं आई। वो बारिश में भी अपने लीडर की बात सुनते रहे और उस पर गौर देते रहे। MQM की इस जलसे के बाद मकबूलियत और भी बढ़ गई और वो दूसरे शहरों में भी जलसा करने लगी। इसी बीच पठानों की बस्तियों पर हीरोइन और दीगर मंशियात के छापे लगे और उन्हें सीज किया गया। पठानों को लगा कि इसकी मुखबरी मुहाजिरों ने की है, तो 31 अक्टूबर 1986 को पठानों ने MQM के जुलूस पर पथराव किया और दो तरफा फायरिंग शुरू हो गई। 8 अफराद जान से गए और कई जख्मी हो गए। एक बार फिर कराची कम्युनल वायलेंस का शिकार हो गया। जब अल्ताफ हुसैन को ये बात पता चली तब वो हैदराबाद में थे और वो फ़ौरन कराची के लिए निकले, लेकिन जब वो गगर फाटक पर पहुंचे तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। चंद हफ्तों की जेल के बाद अल्ताफ हुसैन जेल से रिहा हुए और 1987 में अल्ताफ हुसैन ने अपनी स्पीचेस में कहना शुरू कर दिया कि आपके घर के VCR, कलर TV और दूसरे आसाइशी सामान आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। आपको अपनी हिफाजत खुद करना होगी, आपको हथियार उठाना होंगे। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने अल्ताफ हुसैन के साथ कोalition करके अपनी हुकूमत बना ली, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच अनबन होना शुरू हो गई। 1989 में जब बेनज़ीर के अगेंस्ट दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा था तो अल्ताफ हुसैन ने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया, ना कि बेनज़ीर को। बेनज़ीर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुली जीत जाती है, लेकिन उसके बाद बेनज़ीर अल्ताफ हुसैन और MQM पर क्रैकडाउन करना शुरू कर देती है। 1990 में हैदराबाद पक्का किला में MQM के मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ऑपरेशन किया गया। 3 दिन तक पुलिस ने पक्का किला को घेरे में रखा और बिजली, गैस, पानी की सप्लाई लाइन्स भी काट दी। जब खवातीन अपने सरों पर कुरान पाक लेकर बाहर निकली, कैसे देखकर शायद उनको रहम आ जाए, लेकिन पुलिस ने उन खवातीन पर भी सीधा फायर खोल दिया और 20 खवातीन समेत 70 लोग मारे गए। 90 की दिहाई कराची की तारीख में सबसे वायलेंट और ख़तरनाक दिहाई थी। हर जगह किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, बोरीबंद लाशें और ऐसी डेड बॉडीज़ मिला करती थीं जिनके घुटनों में ड्रिल मशीन से छेद किए हुए होते थे। मुहाजिर वर्सेस सिंधी, सिंधी वर्सेस पंजाबी, पंजाबी वर्सेस पठान, पठान वर्सेस मुहाजिर, ये सारी कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही थीं और पुलिस, रेंजर्स, आर्मी मिलकर इन सब के सब कम्युनिटीज़ के मिलिटेंट्स का खात्मा कर रही थीं।
और इतना ही नहीं, एमक्यूएम भी दो हिस्सों में टूट गई। आमिर खान और आफाक अहमद ने एमक्यूएम हकीकी के नाम से एक अलग पार्टी बना दी। अब पुलिस, रेंजर्स, आर्मी वर्सेस मुहाजिर नहीं था, सिर्फ मुहाजिर वर्सेस मुहाजिर भी लड़ने लगे थे। हुकूमत की तरफ से एमक्यूएम पर क्रैकडाउन जारी था। रेंजर्स उनके अड्डों पर छापा मारकर उन्हें उठा लेती थी। 90s में कराची में लॉलेसनेस प्रिवेल कर जाती है। एमक्यूएम वर्कर्स फुल्ली डॉन बने फिरते थे, खुलेआम भत्ताखोरी, किडनैपिंग करते। उनकी इजाज़त के बगैर कोई कराची में 1 फुट ज़मीन भी नहीं खरीद सकता था। टारगेट किलिंग, रैंसम किलिंग में उनका शेयर हुआ करता था। उनके असले के बाकायदा डिपोज थे, आर्सेनल था। जदीद से जदीद असला उनके पास हुआ करता था। AK-47, क्लैशनकोव, रॉकेट लॉन्चर भी उनके पास थे। लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो गवर्नमेंट ने भी क्रैकडाउन का स्केल बढ़ा दिया और अल्ताफ हुसैन साहब पर भी दर्जनों FIRs की गई। टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन, मुल्क के खिलाफ बगावत के चार्जेस लगाए गए। ये देखते हुए अल्ताफ हुसैन को लगा कि पुलिस और रेंजर्स उन्हें किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकती है। इसलिए 1991 में ही अल्ताफ हुसैन सेल्फ एग्जाइल में लंदन चले गए। वहाँ से ऑपरेट करने लगे। अभी भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जब लंदन में बैठकर वो टेलीफोन पर इतना कहते थे कि कराची बंद, तो पूरा कराची 1-2 घंटे में ही बंद हो जाया करता था। सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। उसने एमक्यूएम के अगेंस्ट ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट कर दिया, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद लीड कर रहा था। उसी साल नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई और नवाज शरीफ के बाद फिर से बेनज़ीर हुकूमत में आ गई। उसने ऑपरेशन क्लीन अप का नाम बदलकर ब्लू फॉक्स रख दिया और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गई। आर्मी और ISI को फील्ड में उतार दिया। रेंजर्स के सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस में उनको हथियारों के डिपोज मिले, एमक्यूएम के टॉर्चर चेंबर्स मिले। रेंजर्स ने या तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर सीज कर दिया। जहां पर एमक्यूएम पर फिजिकल एक्शंस हो रहे थे, वहां पर अब पॉलिटिकल एक्शंस भी होने लगे। एमक्यूएम पर इल्जाम लगा कि वो कराची को पाकिस्तान से जुदा करना चाहते हैं और एक अलग मुल्क जिनापुर के नाम से बनाना चाहते हैं। लेकिन बाद में हुकूमत ने ये इल्जाम वापस ले लिया और कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 1993 में जब ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रही थी, नवाज शरीफ जा रहा था और बेनज़ीर आ रही थी, तब कुछ वक्त के लिए ये ऑपरेशन धीमा पड़ गया था, जिसमें ये वायलेंस फिर से शुरू हो गया था और कुछ नामालूम अफराद अल्ताफ हुसैन के गद्दारों को ढूंढ कर मार रहे थे इस पीरियड में, जहां पर अजीज अहमद तारिक का भी मर्डर हो जाता है और ये वायलेंस जैसे का तैसा यूं ही चलता रहता है। 1995 में बेनज़ीर रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर को इंटीरियर मिनिस्टर अपॉइंट कर देती है और साथ ही फुल अथॉरिटी भी दे देती है कि जो करना है जाकर करो, मुझे ये वायलेंस खत्म चाहिए। नसीरुल्लाह बाबर साहब ने भी फिर रिजल्ट क्या दिया कि उसी साल 2000 एमक्यूएम के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत एक बार फिर ख़त्म हो गई और उसी के साथ ऑपरेशन क्लीन अप भी बंद हो गया। 1992 से लेकर 99 तक सिर्फ 7 सालों में 10,000 लोग कराची में मारे गए। जो सिटी को अब सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं, उसकी तारीख लाशों से भरी पड़ी है। 1999 में ही परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दी। क्योंकि वो भी दिल्ली से थे तो लोग उन्हें भी मुहाजिर ही समझते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब आ गई और जब 2000 में लोकल इलेक्शंस हुए तो एमक्यूएम ने कई सीट्स जीत लीं और पोर्ट और शिपिंग की मिनिस्ट्रीज भी सिक्योर कर लीं। लेकिन अल्ताफ हुसैन फिर भी एग्जाइल में ही रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर एमक्यूएम का रीबर्थ था। एमक्यूएम फिर से एक्टिव होने लगी थी। वो अपने लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनसे फेवर्स बटोर लेती थी। डरा धमका कर लोगों से कंसेंशनल रेट्स पर बिल्डिंग्स बाय कर लेते थे और अपने ही लोगों को डोनेशन देने पर फोर्स किया करते थे। क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग वगैरह में तो वो पहले ही इन्वॉल्व थे, लेकिन अब उनका कब्जा माफिया सेल भी एक्टिव हो चुका था। वो पार्क्स पर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पर, खाली प्लॉट्स पर कब्जा कर लेते और उन पर मैरिज हॉल या कोई ना कोई बिल्डिंग बना लेते थे। 2010 के बाद अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम का डाउनफॉल शुरू हो गया जब लंदन में 2 एमक्यूएम के ही वर्कर्स ने अल्ताफ हुसैन के पुराने साथी इमरान फारूक को खंजर से कत्ल कर दिया। मर्डर किए जाने से पहले इमरान फारूक एमक्यूएम से दूर जा चुका था। ये शक की सुई अल्ताफ हुसैन पर ही लटक रही है कि इमरान फारूक का मर्डर अल्ताफ हुसैन ने ही करवाया है। जब इन्वेस्टिगेशन का घेरा अल्ताफ हुसैन पर तंग होता गया तो अल्ताफ हुसैन ने एमक्यूएम पर अपनी ग्रिप खो दी और अल्ताफ हुसैन की जो दहशत थी कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, वो ख़त्म हो गई। साथ ही अल्ताफ हुसैन ने अपने लाखों वोटर्स को भी खो दिया। जब 2013 के इलेक्शंस हुए तो नो डाउट एमक्यूएम ने इलेक्शंस जीत ली, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई को हजारों लाखों वोट्स मिले। जो पहले एमक्यूएम के वोटर्स थे वो पीटीआई की तरफ शिफ्ट हो गए। इससे एमक्यूएम की जो एथनिक पावर थी वो खत्म हो गई। 2013 में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो भत्ता दे देकर थक चुके थे, उन्होंने आर्मी को प्रेशराइज किया कि वो एक्शन लें। तो एक बार फिर आर्मी एमक्यूएम पर टूट पड़ी और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट मैसिव क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया।
इसी बीच 2016 में मुस्तफ़ा कमाल ने MQM को छोड़कर पाक सरजमीन के नाम से एक नई पार्टी शुरू कर दी। MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए कैंसर है। तब से मीडिया ने अल्ताफ़ हुसैन को ब्लैकआउट कर दिया है। उनकी स्पीचेस, वीडियोस, फोटोज सब कुछ बैन है। अल्ताफ़ हुसैन के जो करीबी थे या तो उन्हें छोड़कर चले गए हैं या फिर वो जेलों में हैं। अल्ताफ़ हुसैन आज अकेला हो चुका है। ही हैज़ बीन कम्प्लीटली आइसोलेटेड नाउ। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन जो इतना पावरफुल हुआ करता था, उसे कम्प्लीटली बैकलैश करना इतना आसान कैसे हुआ? तो इसका जवाब है टाइम। 1992 का दौर अलग था, 2016, 18 और 25 का दौर अलग। एक पूरी नई नस्ल सामने आ गई है। पूरे शहर का कैरेक्टर बदल चुका है। लोग बाहर मुल्कों का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, ना कि MQM या अल्ताफ़ हुसैन के लिए अपनी जान गंवाना चाहते हैं। सही और गलत अपनी जगह। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कुछ वक्त के लिए साइड पर रख दूं और पर्सनली अपनी बात करूं, तो इस वीडियो के दौरान मुझे अल्ताफ़ हुसैन साहब की कई स्पीचेस सुनना पड़ी थी। तो मैं अल्ताफ़ हुसैन की ओरेटरी के स्किल यानी तकरीर करने के स्किल से और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए लाखों लोगों के हुजूम को अपने शहर में लेने से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट में लाजमी शेयर करें। हमारे इस चैनल पर 3 और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इमरान खान की लाइफ जर्नी के बारे में, और यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पाकिस्तान की मजलूम बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी, और ये रही 25 सालों से पावर में रहने वाले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कहानी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।